यस हेलो स्टूडेंट्स। आज ऐतिहासिक दिन जब 34 इयर्स के बाद देश की एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आज हम सबके सामने आई। देश के सबसे बड़े एकेडमिशियन, साइंटिस्ट, सबसे बड़े IAS ऑफिसर्स, इन सब लोगों की टीम ने 2 लाख प्लस स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर्स से डिस्कशन करके सजेशंस लेके, जिनमें हमारे इसरो के साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरीरंगन भी शामिल हैं, तो इतने जो ये बड़े लोगों ने यहाँ पर इस पॉलिसी को ड्राफ्ट किया। सबसे पहले हमें समझना है कि इस पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस आने वाला है ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम में। ओके, फटाफट इस बात को समझते हैं। ओल्ड सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि वो है 10+2। ओके, और न्यू सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि ये है 5+3+3+4। तो यहाँ पे टोटल करते हैं तो 15 आता है और यहाँ टोटल करते हैं तो केवल 12 आता है। ओके, तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन स्टेट है कि शायद यहाँ पे ईयर्स बढ़ गए हैं। फिर कुछ लोगों ने इसका अपने यहाँ पे एक जो है एनालिसिस लगाया कि ये पोर्शन स्कूल का है, ये 4 इयर्स जो है वो कॉलेज के हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, इसी कंफ्यूजन से मैं यहाँ पर इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि इस कंफ्यूजन से रिलेटेड मेरे पास सुबह से कई कॉल आ चुके हैं। ये 5+3+3+4 ये पूरा स्कूलिंग है, और यहाँ पर भी जो स्कूलिंग है एक्चुअली ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पर एक्चुअली में लिखा होना चाहिए 3+10+2। तो ये भी 15 ईयर्स, ये भी 15 ईयर्स। ये जो 3 ईयर्स होते हैं ये हम सब जानते हैं प्रेप, जूनियर केजी और सीनियर केजी। इसके बाद 1st to 10th, फिर 11th 12th। ठीक है, अब यहां पर जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं ये अब हम अपने आप समझ सकते हैं कि प्रेप से लेकर 2nd स्टैंडर्ड तक। ईयर्स में कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट थिंग, यहाँ कंफ्यूजन वहां से हमें स्टार्ट करें। अभी ओल्ड सिस्टम में छोटी क्लासेस से ही प्रेप, जूनियर केजी, सीनियर केजी, 1st, 2nd, इन छोटी क्लासेस से ही हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के जो बैग्स हैं वो बहुत भारी होता है। स्कूल ज़्यादा पढ़ाना, ज़्यादा होमवर्क देना अपना एक शान समझता है कई स्कूल, सब नहीं, और एक कॉम्पिटिशन सा हो गया है। इनफैक्ट पेरेंट्स भी बच्चों को बहुत एक के बाद एक नई नई एक्टिविटीज़ में स्टार्ट करते हैं कि ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, तो उसका बहुत जो वर्कलोड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इन छोटी क्लासेस से। नई पॉलिसी में फर्स्ट 5 ईयर्स में 99% ये एजुकेशन बैगलेस ही रहेगा। पूरी पढ़ाई यहाँ पर इंटरेक्टिव होगी, गेम्स के थ्रू होगी, आउटडोर एक्टिविटीज़ में होगी। तो 2nd स्टैंडर्ड तक जो इसकी अभी डिटेल्स और आने वाली है, बट गेम्स, इंटरेक्टिव स्टडी के थ्रू ये पूरी जो पढ़ाई है वो होने वाली है। नए नए गेम्स जो है वो इनोवेट किए जाएंगे, वो जिनसे कि बच्चे जो हैं वो सब चीज़ें सीखें जो यहाँ पर वो रट के सीखते हैं, याद करके सीखते हैं। वही सब चीज़ यहाँ पर खेल में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में उसको सीखने को मिलेगा। फिर इसके बाद के 3 ईयर्स, तो हम अपने आप सोच सकते हैं कि 2nd स्टैंडर्ड के बाद के 3 ईयर्स वो कौन कौन से होंगे। 3rd स्टैंडर्ड, 4th एंड 5th। ये जो 3 साल हैं, अब यहाँ पर नई पॉलिसी जो है वो पूरी पॉलिसी मतलब आगे तक कॉलेज लेवल तक जो मेन मोटिव दिया गया है वो ये है कि इनोवेटिव पढ़ाई हो, बच्चे सच में कुछ सीखें, रटे नहीं। तो ये एक मेन मोटिव यहाँ पर रखा गया है। तो अब हर जगह उसी मोटिव को ध्यान में रखकर और स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर उसमें कैसे नई नई चीज़ें, इंटरेक्टिव चीज़ें जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाए, जिससे कि वो पढ़ाई एक गेम हो जाए, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाए। 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड में जो टारगेट है इस पॉलिसी का वो ये है कि बच्चे कुछ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और उनका जीके से रिलेटेड चीज़ों में कुछ उनका एक लेवल जो यहाँ पर इस स्टैंडर्ड के बच्चों का बनना चाहिए, उतना लेवल वो जो है वो मेंटेन कर लें। आफ्टर 5th स्टैंडर्ड ये 3 साल 6th, 7th एंड 8th, ये बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप यहाँ पर इन 3 साल में लिया गया। मैं यहाँ लिखूँ 1st स्टेप।
इंटर्नशिप। 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स अब बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं अपने फेवरेट टॉपिक में, अपने फेवरेट सब्जेक्ट में। कोई इंडस्ट्रियल विजिट करके वो वहाँ पर जो भी कुछ सीख कर आएंगे वो सब चीज़ें एजुकेशन का पार्ट होगा। मीन्स वो इंटर्नशिप, अभी हम इंटर्नशिप जो वर्ड है वो मेनली यूज़ करते हैं, आप सुनते हैं कि डॉक्टर्स की 5 years की स्टडी के बाद इंटर्नशिप होती है, लॉयर्स की होती है, इंजीनियर्स की होती है, मतलब इन प्रोफेशनल इन हाई स्टडी के कोर्सेज में हम ये बात सुनते हैं। अब वही इंटर्नशिप 6th क्लास ऑनवर्ड्स एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होगा। तो ये बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप। सो 6th स्टैंडर्ड से जो रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स हैं, फर्स्ट इंटर्नशिप एंड सेकेंड इज कोडिंग। मतलब 6th स्टैंडर्ड के बच्चे अब कोडिंग सीखना स्टार्ट कर देंगे। मे बी पाइथन लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज, मोबाइल ऐप्स को वो बनाने में क्या कोडिंग यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में क्या कोडिंग यूज़ होता है, उसका एक इंट्रोडक्शन यहाँ 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे स्टूडेंट का खुद की एबिलिटी। तो 6 to 8 में यहाँ पर सभी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, ये सभी सब्जेक्ट्स का जो नॉर्मल हमारा जो करिकुलम होता है, लेकिन वो करिकुलम की स्टडी इंटरेक्टिव, प्रैक्टिकल नॉलेज वाली, रटने वाली नहीं। एक चीज़ याद कर लिया, लिख लिया, मार्क्स आ गए, वो नहीं, ठीक है, एक्चुअल नॉलेज वहाँ पर। तो अब इस वजह से इनके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो भी, उस एग्ज़ाम में भी जो अभी तक के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बच्चों को याद हो जाते हैं कि भाई हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको याद कर लो, अब ऐसा नहीं होगा। काफ़ी जो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव भी आएंगे, तो वो उसी तरीके से आएंगे कि वो कोई रट के आया है तो वो उसको आंसर ना दे पाए, जो सच में समझ के आया है वही उस बात का आंसर दे। तो अब जो एग्ज़ाम होंगे वो भी यहाँ पर उसी पैटर्न पे होंगे। आफ्टर 8th क्लास ये जो 4 years है, ये बहुत, इसमें भी बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स। सो ये 4 years 9th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर मैं एक बार ये 9 to 12 पे जाने से पहले, यहाँ जो ये 6 to 8 वाली बात हुई थी अभी कि यहाँ पर हम बच्चों को ये पूरे सिस्टम में इंटरैक्टिव स्टडी दे रहे हैं, तो अभी एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक मूवी देखी हमने, तारे ज़मीन पर। तो तारे ज़मीन पर मूवी में हम देखते हैं कि जो पुराना हमारा सिस्टम रहा, उस पुराने सिस्टम में जो भी सारे वो सब्जेक्ट्स थे, वो सब्जेक्ट्स को थ्योरेटिकली अच्छे से क्लास में जो पढ़ाया जाता था, और जो उस मूवी का जो वो कैरेक्टर था, वो बच्चा, उसको वो थ्योरेटिकल वे में चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो सब ये सोचते थे कि इसको तो कुछ आता नहीं है। लेकिन जब आमिर खान एक टीचर बन के आते हैं, तो वो सब बच्चों को क्लास से बाहर ले जाता है कि बाहर चलो, और बाहर जिसको जो आइडिया आ रहा है वो आइडिया से जो इनोवेटिव कुछ भी जो आप बना सको वो बनाओ। तब उस टाइम पर पूरी क्लास देखती है कि सबसे इनोवेटिव डिज़ाइन या बोट वो वही बच्चा बनाता है जिसको कि थियोरेटिकल सिस्टम में कुछ नहीं आता था। तो उसका दिमाग बहुत तेज था, वो थियोरेटिकल सिस्टम में थोड़ा सा वीक था, ठीक है। सो अब जैसा हम जानते हैं कि आइंस्टाइन जो थे वो खुद भी डिस्लेक्सिया के पेशेंट थे, लेकिन आगे चल के उन्होंने इतना डेवलप किया, इतने फॉर्मूले बनाए जो आज तक समझ में नहीं आ रहा है, रिलेटिविटी और भी जो ये बहुत कुछ। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो यही है कि स्टडीज इंटरेक्टिव हो, ठीक है। याद करके बस हम आंसर लिख दें और मार्क्स आ जाए, वो नहीं। सो यहाँ पर स्टडी उसी तरीके से। सो अगेन 9 to 12। अब 9 to 12 के अंदर जो नया रिवॉल्यूशनरी स्टेप इस पॉलिसी में है वो है सब्जेक्ट ऑप्ट करना। अभी सब्जेक्ट ऑप्ट होते हैं 11th में, यहाँ सब्जेक्ट ऑप्ट हो जाएगा 9 to 12। इनफैक्ट अभी क्या होता है सिस्टम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, बस बात खत्म। आर्ट्स का एक कॉम्बिनेशन, कॉमर्स और ये साइंस के कॉम्बिनेशन। यहाँ पर जब बच्चे सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे तो सब्जेक्ट में साइंस के साथ वो म्यूजिक ऑप्ट कर सकते हैं, कॉमर्स के साथ वो कुकिंग ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सेट पैटर्न के ही आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेने हैं, आप इसमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट्स जो है वो ले सकते हैं। इनफैक्ट
मान लो 9th क्लास में कॉम्बिनेशन लिया, हमें ऐसा लग रहा है कि 10th क्लास में हमसे वो नहीं चल पा रहा है, या उन बच्चों को लग रहा है कि नहीं ये तो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो उसको चेंज भी कर सकता है। सो यहाँ पर इजी एंट्री इजी एग्जिट के साथ ये जो सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसका एक बहुत नया सिस्टम जो बिल्कुल बच्चों के दिमाग से जो टेंशन है वो निकाल देगा। जो फेवरेट उनकी जो हॉबीज़ हैं, उनकी हॉबीज़ को वो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेंगे। अभी कोई बच्चा मान लो साइंस लेता है तो म्यूजिक क्लासेस में जाता है, तो म्यूजिक क्लास उसकी हॉबी है, पर अब अगर वो म्यूजिक सीखता है तो उसको मार्क्स मिलेंगे उसी एग्जाम में, उसको साइंस के साथ तो म्यूजिक के भी मार्क्स मिलेंगे। तो जो उसकी हॉबी है वो उसका यहाँ पर एक सब्जेक्ट भी बन जाता है। इसके बाद बात आता है मार्क्स रिजल्ट। तो अब जो भी बच्चों के मार्क्स होंगे यहाँ पर वो एक क्रेडिट बैंक में डिपॉजिट होंगे, जस्ट लाइक सेविंग बैंक अकाउंट जैसा हमारे होता है। तो उनका क्रेडिट जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट होगा। तो अब यहाँ पर जो पढ़ाई हुआ, जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, साइंस के साथ म्यूजिक या किसी ने कुछ और, तो उसके जो भी मार्क्स मिले वो मार्क्स यहाँ पर डिपॉजिट हुआ उसके बैंक अकाउंट में। अब ये क्रेडिट स्कोर, ठीक है, जो भी उसको मिला प्लस एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, क्रेडिट स्कोर प्लस दिस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इन दोनों के मार्क्स को क्लब करके जो मार्क्स होंगे उन मार्क्स के बेस पर उसको आगे चल के कॉलेज मिलेगा। इसका एक बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल है हमारे सामने नीट एग्जाम। नीट एग्जाम में हम देखते हैं कि पूरे देश के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर कोई भी मेडिकल कॉलेज हो उसमें आपके पास नीट का स्कोर ही चलता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो नीट का एक स्कोर आ गया। अब वो इस स्कोर लेकर आप जिस भी कैटेगरी के हैं, आप जनरल हैं, स्टेट कोटा है, ऑल इंडिया कोटा है, आप कोई और रिजर्व कैटेगरी के हैं, पर आपको नीट के स्कोर से आपको अपनी कैटेगरी के अंदर जो कंपटीशन से जो सीट्स आपको मिल सकती है वही मिलेगी। सो नीट का स्कोर ही चलता है। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर यहाँ पर ये क्रेडिट स्कोर प्लस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो स्कोर यहाँ क्लब होगा, वो क्लब जो मार्क्स होंगे उसके बेस पर आपको कहीं भी जो कॉलेज है उसमें सीट्स मिल जाएंगे। सो ये एक और बहुत क्लियर सिस्टम जिसमें कि बच्चों को अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो सिस्टम्स होते हैं, जो बायलॉज होते हैं, वो सब समझने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, फिर इसके बाद हम आए अब कॉलेज स्टडीज़ पर। तो अगर मैं कॉलेज स्टडी की बात करूं तो यहाँ पर इस बात को समझाने के लिए, जो ये पूरा सिस्टम अभी चल रहा है, इस सिस्टम को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि वो एग्जांपल से बड़ा मज़ा आएगा जब समझने में। 3 इडियट्स मूवी हमने देखी, और 3 इडियट्स मूवी के अंदर एक कैरेक्टर था फरहान। सब जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था और उसके फादर चाहते थे कि वह इंजीनियर बने, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर उसने अपने पापा की इच्छा के कारण तो साइंस ले लिया, और खुद की इच्छा के कारण यहाँ म्यूजिक को हटा के हम फोटोग्राफी कर देते हैं। उसने फोटोग्राफी एक सब्जेक्ट ले लिया, ओके। तो ये सब्जेक्ट और ये साइंस सब्जेक्ट दोनों के मार्क्स से उसे वहाँ पर ये कॉलेज में एडमिशन मिल गया। कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। तो कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया, फाइन। अब क्या हुआ, मूवी में क्या हुआ था कि थर्ड ईयर के बाद या कहें फोर्थ ईयर में फुनसुक वांगडू जो आमिर खान थे, उन्होंने उसके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाले जो पिक्चर्स थे वो उसके आंध्र इस्तेवान को भेज दिए थे, और वहाँ से उसके पास एक लेटर आया था। तो वो क्या बोलता है कि फोर्थ ईयर में छोड़ दूंगा, अब्बू नहीं मानेंगे, लेकिन अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगी तो अब्बू मान जाएंगे, ठीक है। वो कैसे मान जाएंगे कि अब थर्ड ईयर तक की जो पढ़ाई है वो कहीं वेस्ट नहीं होगी, और फोर्थ ईयर में अगर किसी भी रीज़न से या किसी भी साल किसी भी रीज़न से किसी बच्चे को अगर अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो उसके ये जो ईयर्स जो वो पढ़ा है वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। वो वापस आकर अपनी उस रिमेनिंग स्टडी को फुलफिल कर सकता है कुछ साल बाद। कोई 1 साल का टेन्योर होगा कि आप 10 साल 15 साल, वो अभी ड्राफ्ट में क्लियर नहीं है, लेकिन वो जो भी आएगा, जो भी वो गाइडलाइंस आएंगी,
तो जो भी वो एक टेन्योर बनेगा कि इतने ईयर के अंदर अगर आप अपना रिमेनिंग वो जो है एग्ज़ाम वो दे लेते हैं तो आपके पुराने स्कोर्स बाकायदा रहेंगे। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए हम हमारे इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएं कि जो फरहान है वो आंद्रे एस्तेवान के पास फोटोग्राफी के लिए गया, तो फोटोग्राफी उसका एक सब्जेक्ट था और वो सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास गया है, तो वो जो किस चीज़ में काउंट होगा, उसकी इंटर्नशिप में। वो इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए आंद्रे एस्तेवान के पास गया। अगर 3 इडियट मूवी का फरहान सब्जेक्ट सीखने के लिए आंद्रे एस्तेवान के पास गया तो वो क्या कहलाएगा, उसका इंटर्नशिप, जिसका उसको क्रेडिट मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। मतलब जो बच्चों की हॉबी है, जो स्टूडेंट की हॉबी है, वो उस हॉबी पर मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वहाँ जाकर सीख कर मार्क्स गेन करके वो लौटेगा और लौट के आके वो ये 4th ईयर भी वो कंप्लीट कर लेगा। अबू भी खुश, फरहान भी खुश, ठीक है। सो दिस इज होल अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। बहुत दिनों से ये वेटिंग में था, आना था क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो गया है। एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप। आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने फुलफिल करने का जो है वो ट्राई किया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।